इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब जैसे देखिए, मान लीजिए ये ए बी एक द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। अब बिंदु P को हमको कहीं भी लेना है, यहाँ पर मान लेते हैं ये बिंदु P है, ठीक है, कैपिटल P लिखना है यहाँ पर, कैपिटल P। ये मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी मान लेते हैं स्मॉल r है। ये कोण थीटा, क्या नाम है, POA, ये है थीटा, ठीक है। तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो दिशा देखिए, ये हो गया E1 और E2 इस बिंदु पर दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। अब ये समांतर चतुर्भुज पूरा कर लिए, यहाँ पर परिणामी जो तीव्रता होगी उसको मान लेते हैं E से, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसको कि हम स्मॉल p से लिखते हैं, उसका सूत्र आप लोगों को मालूम है Q गुणित 2a, या इसको लिखेंगे 2QA। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव के कारण जो आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो है स्मॉल p। ये है स्मॉल p और ये है कैपिटल P, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, कैपिटल P क्या है, बिंदु को बता रहा है, स्मॉल p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस P की दिशा हमेशा, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ऋण आवेश से धनावेश की ओर, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस ओर रहेगी, BA के अनुदिश, ठीक है। सबसे पहले जो E1 है, यहाँ पर देखिए आप, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है वो दो घटकों में वियोजित होता है। एक घटक है P cos थीटा और दूसरा घटक उसके लंबवत होगा P sin थीटा। तो ये घटक कौन सा है, P sin थीटा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो P cos थीटा है उसके सापेक्ष बिंदु P उसी लाइन में है, यानी P cos थीटा घटक के लिए बिंदु P अक्षीय स्थिति में। तो यहाँ पर हम अक्षीय स्थिति वाला सूत्र लगाएंगे। अक्षीय स्थिति के लिए ये सूत्र है, तो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू P cos थीटा बटे R क्यूब। अब हम यहाँ P के जगह क्या लेंगे, P cos थीटा, ठीक है। अब देखिए P sin थीटा, P sin थीटा का ये है लाइन, ये P sin थीटा है, ठीक है। तो P sin थीटा जो है उसके लिए बिंदु P कौन सी स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति, इसलिए E2 का जो सूत्र रहेगा वह निरक्षीय स्थिति वाला सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P sin थीटा बटे R क्यूब। यहाँ पर E1 और E2 दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, उन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा बराबर 90। तो आप समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़े हैं सदिशों के लिए, उसमें आपको मालूम है कि परिणामी जो तीव्रता होती है, हम ऐसा सूत्र पढ़े आपको याद होगा, 2AB cos थीटा। E1 और E2 दोनों, E1 क्या है, A के जगह, E2 क्या है, B के जगह। E1 और E2 दोनों लंबवत है, यानी थीटा कितना हो जाएगा, cos 90, लंबवत थीटा यानी 90। तो ये पूरा पद जो है हट जाएगा। तो परिणामी तीव्रता के लिए हमारे पास सिर्फ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बचेगा। तो परिणामी तीव्रता E बराबर वर्गमूल E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब देखिए E1 का मान ये है, ये पूरा मान यहाँ रखना है और स्क्वायर भी, और E2 का मान ये पूरा है, इसको यहाँ रखेंगे और स्क्वायर भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P cos थीटा बटे R क्यूब इस पूरे का वर्ग प्लस
1/4πε0 P sin थीटा बटे आर क्यूब। क्या किए हैं, ये E1 का स्क्वायर है और ये E2 का स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पर या तो आप और इजी करना है तो 1/4πε0 P बटे आर क्यूब पूरे का वर्ग लिख देंगे, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, सबका वर्ग है, जो भी कॉमन निकल रहा है उनका वर्ग भी है, तो उनको वर्गमूल के बाहर ही एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये P है, ठीक है, यहाँ P स्क्वायर होगा, यहाँ भी P स्क्वायर, दोनों में है, कॉमन आ जाएगा। नीचे 4πε0 यहाँ इसका भी वर्ग है, ये जो वर्ग है इन सब का वर्ग है, ये जो वर्ग है इन सब का वर्ग, तो यहाँ 4πε0 का वर्ग है, यहाँ भी 4πε0 का वर्ग, तो 4πε0 होल स्क्वायर करके लिख सकते हो और वो दोनों में से कॉमन आ गया, ठीक है। आर क्यूब, यहाँ आर क्यूब का वर्ग है, यहाँ भी आर क्यूब का वर्ग है, तो ये आर क्यूब का वर्ग भी क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बचा है, 2 का वर्ग, यहाँ 4, कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सब बाहर निकल गया। अब क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा है, P, ये तीनों बाहर हो गए। क्या बचा यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा, साइन का भी वर्ग है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इनका वर्गमूल ले लेंगे, ये पूरा वर्गमूल के अंदर है तो ये बाहर आ जाएगा सब। यहाँ पर P स्क्वायर हटते जाएगा, 4πε0 और आर क्यूब। अब देखिए अंदर क्या बचा है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा के साथ 1 कॉस स्क्वायर थीटा अगर आएगा तो उसका मान 1 होता है, तो हम यहाँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो कॉस स्क्वायर थीटा उसको इसके साथ ऐड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ फाइनल क्या मिलेगा हमें, 4πε0 आर क्यूब वर्गमूल के अंदर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये पूरा होता है 1, ठीक है। त्रिकोणमिति का ये सूत्र है। अब देखिए ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब देखिए इसी सूत्र से हम अक्षीय भी निकाल सकते हैं और निरक्षीय भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आपको मालूम है कि अक्षीय स्थिति यानी जैसे बिंदु P यहाँ पर था, है ना, यहाँ ध्यान दीजिए फिर से, बिंदु P यहाँ पर था, ठीक है। अगर, और ये कोण कितना था, थीटा, ये भी है, ये कोण थीटा। थीटा अगर 0 है, थीटा 0 का मतलब क्या है, ये लाइन इसी के ऊपर है, ठीक है। तो ये P कहाँ जाएगा, अक्षीय में आ गया, अक्ष में आ गया, द्विध्रुव अक्ष में आ गया। तो यहाँ थीटा अगर 0 लेते हैं, ध्यान दीजिए थीटा का मान अगर 0 है तो cos 0 होगा, cos 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 3 गुणित 1, 3 गुणित 1 यानी 3 धन 1, 3 धन 1 यानी 4, 4 का वर्गमूल यानी कितना आएगा, 2, ठीक है। उसको आप हल करके चेक कर सकते हो, बहुत इजी है। तो इस पूरे का आंसर यदि थीटा बराबर 0 तो आपको क्या प्राप्त होगा, P/4πε0 आर क्यूब गुणित यहाँ पर 2, तो ये 2P/4πε0 आर क्यूब। तो ये किसका आंसर होगा, ये अक्षीय स्थिति का, ठीक है। अब देखिए वही थीटा जो है अब 90, यदि दूसरी स्थिति है थीटा बराबर 90, ठीक है। यहाँ पर थीटा को क्या रखना है, 90, तो cos 90 0 होता है, यानी ये पूरा पद हट गया, वर्गमूल के अंदर सिर्फ 1 बचा, यानी आंसर है 1। तो क्या बचा है, P/4πε0 आर क्यूब, यहाँ पर क्या बचेगा, E P/4πε0 आर क्यूब। ये किसका सूत्र है, निरक्षीय स्थिति में हमने देखा था, निरक्षीय स्थिति का यही सूत्र है। तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र से हमने अक्षीय स्थिति का भी सूत्र निकाल दिया और निरक्षीय स्थिति भी समझा, ठीक है।